जी नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली आपकी शाम को मूल विधि और भारतीय संविधान की ये क्लास होती है, जिसमें से आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपके 25 क्वेश्चंस मूल विधि के और 25 क्वेश्चंस भारतीय संविधान के होते हैं। और यह आज की क्लास हमारी 19वीं क्लास होगी। इससे पहले हमने 18 क्लासेस करवा दिया है। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी क्लासों का आपको लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं और हर क्वेश्चन से संबंधित आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च निर्णय कर निर्धारण के विरुद्ध उपचार का उल्लेख आयकर अधिनियम की किस धारा में किया गया है। तो बताइए दोस्तों, आयकर अधिनियम की किस धारा में जो है सर्वोच्च निर्णय कर निर्धारण के विरुद्ध में उपचार दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 246 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि आयकर अधिनियम की धारा 35 का गा घा के अनुसार कौशल विकास परियोजना संबंधी व्यय के लिए कितनी कटौती की जा सकती है। तो बताइए दोस्तों, कितनी जो है कटौती की जा सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यय का 1.5 गुना कटौती की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 की किस अध्याय में अंतर्गत जो है रेबिट संबंधित राहत प्रदान की जाती है। तो बताइए दोस्तों, किस अध्याय में जो है रेबिट संबंधी राहत प्रदान की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्याय 8 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 के 1 में नहीं किया गया है। तो बताइए दोस्तों, किसका जो है उल्लेख आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 के 1 में नहीं किया गया है। ऑप्शंस कह रहा है कृषि दर, सेवा कर, ऋण कर, और लास्ट कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी के सभी का उल्लेख धारा 2 के 1 में नहीं किया गया है, अर्थात कृषि दर, कृषि सेवा, कृषि ऋण, इन सभी का जो है उल्लेख धारा 2 के 1 में नहीं किया गया है। और बता दें, आयकर अधिनियम की धारा 2 में कृषि आय और मकान आय से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, परंतु धारा 2 के 1 में कृषि वृक्ष, भूमि कर आदि का उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा, दोनों को दोनों केवल धारा 2 में जो है कृषि आय और मकान आय संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, परंतु धारा 2 के 1 में जो है कृषि वृक्षों से संबंधित और भूमि कर से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि आयकर आयुक्त आयकर संबंधी किसी मामले को किसे सौंपते हैं। तो बताइए दोस्तों, आयकर जो है आयकर संबंधी मामलों को किसको जो है सौंपते हैं। तो राइट आंसर बनेगा अधीनस्थ अधिकारी को जो है ये सौंपा जाता है। कोई भी मामला जो है आयकर संबंधी जो भी मामले होते हैं वो अधीनस्थ अधिकारी को जो है सौंपे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत 5 लाख रुपए से अधिक मूल्य की स्थावर संपत्ति का अंतरण किए जाने से कितने दिन पूर्व अंतरक एवं अंतरिती में करार किया जाना चाहिए। तो बताइए दोस्तों, वह समय अवधि क्या होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 माह के अंदर जो है ये करार किया जाना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 में वर्णित है। तो बताइए दोस्तों, आयकर अधिनियम की धारा 1961 की धारा 17 में क्या वर्णित है। तो पहला कह रहा है वेतन, दूसरा कह रहा है भत्ते, तीसरा कह रहा है परिलब्ध, और लास्ट कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो ये सभी के सभी धारा 17 में जो है आयकर के वर्णित है।
ठीक है दोस्तों, वेतन, भत्ते, परिलब्धि। और बता दें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 में वेतन, परिलब्ध तथा वेतन के बदले लाभ संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो ये सभी के सभी धारा 17 में जो है इनका उल्लेख मिलता है आयकर अधिनियम 1961 की। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप क्लास को पूरा वॉच कर लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि मैं और मेरी टीम आपके लिए इतने मेहनत करते हैं। तो आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पूर्ववर्ती वर्ष की कुल आय जोड़ने में कौन सी आय शामिल नहीं होती है। तो बताइए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की पूर्ववर्ती वर्ष कुल आय जोड़ने में कौन सी आय शामिल नहीं की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि आय को जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता है। और बता दें आयकर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के पूर्ववर्ती वर्ष की कुल आय जोड़ने में जो है उसके कृषि आय को जो है शामिल नहीं किया जाता है। तो कौन सी धारा के अंतर्गत, धारा 10 के अंतर्गत जो है नहीं जोड़ा जाता है, अर्थात शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत खोज एवं साक्ष्य के प्रस्तुतिकरण का प्रावधान किया गया है। तो बताइए दोस्तों, खोज एवं साक्ष्य के प्रस्तुतिकरण का प्रावधान कौन सी धारा में किया गया है। ये आपका 2011 यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 131 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत पुनः निरीक्षण की परिसीमा अवधि क्या है। तो बताइए दोस्तों, आयकर अधिनियम के अनुसार जो है पुनः निरीक्षण की परिसीमा की अवधि क्या होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुनः निरीक्षण की परिसीमा अवधि 2 वर्ष की होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उल्लेख आयकर अधिनियम की धारा 2 में किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया कि धारा 2 में जो है किसका उल्लेख किया गया है। तो बताइए दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा आयकर अधिनियम की धारा 2 में जो है कृषि आय का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है किसी न्यास या संस्था के पंजीकरण के लिए किसके समक्ष आवेदन किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, किसी भी संस्था के पंजीकरण के लिए किसके समक्ष जो है आवेदन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधान आयुक्त के समक्ष जो है आवेदन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत पूर्णावास मोक के रूप में कितनी राशि की कटौती मान्य है। तो बताइए दोस्तों, पूर्णावास के मोक के रूप में कितनी राशि की जो है कटौती मान्य होती है आयकर अधिनियम के अंतर्गत। तो राइट आंसर हो जाएगा 60% की कटौती मोक के रूप में जो है मान्य होती है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 कब लागू हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो यह जो है 12 सितंबर 1988 को लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 9 सितंबर 1988 को मिली थी तथा इसे 12 सितंबर 1988 को जो है संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। तो याद रखिएगा कब दोस्तों, 12 सितंबर 1988 को इसको संपूर्ण भारत में लागू किया गया था और राष्ट्रपति द्वारा इसकी स्वीकृति जो है 9 सितंबर 1988 को मिली थी। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का विस्तार है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया कि इसका विस्तार कहाँ पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी
इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, भारत के बाहर के सभी नागरिकों पर भी है और जम्मू कश्मीर राज्य पर भी इसका क्षेत्राधिकार है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस अधिनियम का जो है विस्तार भारत के बाहर सभी नागरिकों पर भी है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और ये आपका 2017 यूपीएसआई में पूछा गया है 2 शिफ्टों में, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है? तो बताइए दोस्तों, लोक सेवक को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 2 के गा में जो है इसको परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत अभियोजक के लिए पूर्व स्वीकृत लिया जाना आवश्यक है? तो बताइए दोस्तों, इसका जो है प्रावधान कौन सी धारा में दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 19 के अंतर्गत जो है अभियोजक के लिए पूर्व स्वीकृत लिया जाना आवश्यक होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, धारा 19। क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से कौन करता है? तो बताइए दोस्तों, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा जो है किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 लागू होने से भ्रष्टाचार के अपराध से संबंधित विधिक प्रावधान वर्णित था। तो बताइए दोस्तों, जब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम नहीं लागू था तब जो है भ्रष्टाचार के अपराध संबंधी विधिक प्रावधान किस में दिए थे? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय दंड संहिता में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लागू होने के पूर्व भ्रष्टाचार का अपराध भारतीय दंड संहिता में जो है वर्णित था। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत विशेष न्यायालय को संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति का प्रावधान है? तो बताइए दोस्तों, कौन सी धारा के अंतर्गत जो है विशेष न्यायालय को संक्षिप्त विचारण करने की शक्तियाँ मिली हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 6 के तहत जो है इसको शक्तियाँ मिली हैं। विशेष न्यायालय को विचरण करने की शक्तियाँ जो है धारा 6 के अंतर्गत दी गई हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय के संबंध में नियुक्त लोक सेवक कौन है? तो बताइए दोस्तों, नियुक्त लोक सेवक कौन है न्यायालय द्वारा निर्णय लेने के लिए? तो ऑप्शंस कह रहा है प्रवक्ता, ये भी है। अगला कह रहा है आयुक्त, ये भी है। तीसरा कह रहा है परिसमापन, ये भी है। और लास्ट है उपरयुक्त सभी। तो राइट आंसर आपका बनेगा उपरयुक्त सभी के सभी जो है नियुक्त लोक सेवक में न्याय निर्णय के संबंध में जो है न्यायालय द्वारा ये सारे के सारे होते हैं। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसको भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना कराने का अधिकार है? तो बताइए दोस्तों, भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना कराने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजपत्रित अधिकारी को जो है ये अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत अपराध के दंड का प्रावधान किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, कौन सी धारा के अंतर्गत जो है दंड का प्रावधान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में बताया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 15 में जो है बताया गया है। ठीक है दोस्तों,
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत अपराधों की विवेचना के लिए अधिकृत व्यक्ति बैंक कार वाहिनियों के अवलोकन के अधिकार का वर्णन किया गया है? तो बताइए दोस्तों, बैंक कार वाहिनियों के अवलोकन के अधिकार का वर्णन कौन सी धाराओं में किया गया है? तो पहला कह रहा है धारा 17 में, तो इसमें जो है किया गया है। दूसरा कह रहा है धारा 20 में, तो इसमें नहीं किया गया है। और अगला कह रहा है धारा 18 में, तो इसमें भी किया गया है। तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं सी दोनों में जो है इसका वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के किस अध्याय में अपराध और शक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो बताइए दोस्तों, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के किस अध्याय में अपराध और शक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्याय 3 में जो है अपराध और शक्तियों का उल्लेख भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ से दोस्तों आपके भारतीय संविधान के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चंस आपके मूल विधि के और 25 क्वेश्चंस जो है भारतीय संविधान के होते हैं। तो टोटल आपके 50 क्वेश्चंस इस क्लास में करवाए जाते हैं। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त के कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो बताइए दोस्तों, कौन से राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में जो है की गई थी। और बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो है 1971 में सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य में की गई थी। इसके कार्यालय की, लोकायुक्त कार्यालय की जो है 1971 में सर्वप्रथम महाराष्ट्र में स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है वर्ष 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है? तो बताइए दोस्तों, 2011 में जो है कौन सा राज्य प्रथम लोकायुक्त विधेयक पारित किया था? तो राइट आंसर बनेगा वर्ष 2011 में 1 नवंबर को लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये उत्तराखंड जो है 1 नवंबर को लोकायुक्त पारित करने वाला 2011 1 नवंबर को जो है सबसे पहले राज्य बन गया है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? तो बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन किसको जो है प्रस्तुत करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल को जो है प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए दोस्तों, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा राजमन्नार आयोग के द्वारा जो है इसकी सिफारिश समाप्त करने के लिए की गई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से वह कौन सी समिति है जिसने राजनीतिज्ञों और अपराधियों के गठबंधन की जांच की है और रिपोर्ट दी है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी ऐसी समिति है जिसने राजनीतिज्ञों और अपराधियों के गठबंधन की जांच की थी तथा रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी उसकी? तो राइट आंसर हो जाएगा वोहरा समिति। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो बताइए दोस्तों, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अर्थात जो है मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता में कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है टोटल 30 अनुच्छेद हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
तो बता दें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अर्थात मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो है में 30 अनुच्छेद हैं और इसे जो है 10 दिसंबर 1948 को अंगीकृत किया गया था। कब दोस्तों? 10 दिसंबर 1948 को इसको अंगीकृत भी किया गया था और इसमें 30 अनुच्छेद हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानव अधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो बताइए दोस्तों सामाजिक विभेदन का उन्मूलन मानव अधिकारों की कौन सी पीढ़ी में आता है? तो ये जो है दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसकी कुल जो है 3 पीढ़ियाँ हैं। पहली पीढ़ी में जो है नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और तीसरी पीढ़ी में इसके एकजुटता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो तीनों के तीनों याद रखिएगा। दूसरी पीढ़ी में किसका है? सामाजिक विभेदन का उन्मूलन मानव अधिकार से संबंधित है और पहली पीढ़ी जो है नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है और तीसरी पीढ़ी जो है इसकी एकजुटता से संबंधित है। तो तीनों के तीनों याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो बताइए दोस्तों भारत में मानव संरक्षण अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये जो है 1993 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है मानव अधिकार अधिनियम की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है? तो बताइए दोस्तों मानव अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है? तो राइट आंसर बनेगा धारा 2 के एम में जो है लोक सेवक की परिभाषा मानव अधिकार अधिनियम में दी गई है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से वर्ष 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किया गया था? तो बताइए दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है 1993 में जारी किया गया था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति का सदस्य निम्न में से कौन नहीं है? तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सी ऐसी समिति है जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने की सिफारिश नहीं करती है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा का सभापति, यही जो है सिफारिश नहीं करता है और बाकी सारे के सारे जो है सिफारिश करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता, ये सारे के सारे इसमें के अंतर्गत आते हैं, जबकि राज्यसभा का सभापति इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इनका कार्यकाल केवल 3 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए दोस्तों इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मानवाधिकार अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत राज्यपाल इसके सदस्य तथा अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा और राज्यपाल जो है धारा 22 के तहत जो है इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्य मानवाधिकार आयोग के। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो बताइए दोस्तों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सेवा अधिकारी इसका जो है अध्यक्ष होता है। और बात करें इसके वर्तमान अध्यक्ष की, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है वीर विक्रम यादव हैं। कौन दोस्तों? वीर विक्रम यादव इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बताना है दोस्तों आपको इन चारों में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। एक तरफ आपका संस्थाएं दिया है और दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष दिया है। तो पहला कह रहा है केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, तो ये आपका सही दिया गया है। अगला कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद 1955, ये आपका गलत दिया गया है। इसकी स्थापना 1955 में नहीं 1952 में की गई थी। कब दोस्तों? 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। अगला कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993, तो ये भी सही दिया है। अगला कह रहा है अंतर्राज्य परिषद 1990, तो ये भी आपका सही दिया है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद 1955 ये आपका गलत दिया है। इसकी स्थापना 1955 में नहीं बल्कि जो है 1952 में की गई थी। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है राज्य आयोग अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो बताइए दोस्तों, राज्य आयोग इनमें से किसके समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? तो राइट आंसर बनेगा राज्य सरकार के समक्ष जो है प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 और धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को क्या समझा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीएसआई में 3 बार ये आ चुका है। तो बताइए दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 175, 178, 179, 180 और 228 में जो है वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार को उसमें जो है क्या समझा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिविल न्यायालय समझा जाता है मानवाधिकार आयोग को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव अधिकार आयोग यही जो है एक प्रकार की संवैधानिक संस्था नहीं है। और बता दें कि मानव अधिकार आयोग एक जो है वैधानिक संस्था है। ठीक है, क्या है? यह जो है वैधानिक निकाय है एक प्रकार का। तो याद रखिएगा, यह एक प्रकार का क्या है? वैधानिक निकाय है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है स्वर्ण सिक्ख समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह निम्न में से है। तो बताइए दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति ने जो है किस प्रश्न पर विचार किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है मूल अधिकारों की तुलना में निर्देशन तत्वों को अग्रता के लिए जो है विचार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो बताइए दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसके सिफारिश पर किया गया था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, संथानम समिति की जो है सिफारिश पर 1964 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। कब दोस्तों? 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो बताइए दोस्तों,
केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और बता दें 1964 में जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन संथालन समिति की सिफारिश पर किया गया था और 2003 में जो है, कब दोस्तों, 2003 में संसद द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा भी मिला था, परंतु जो है इसका अभी तक संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। तो याद रखिएगा इसका जो है कोई भी अनुच्छेद में वर्णन नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो बताइए दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 315 में जो है इनका प्रावधान किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों का। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन निम्न में से किसे सौंपते हैं? तो बताइए दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष जो है प्रस्तुत करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति के समक्ष जो है अपना प्रतिवेदन अनुच्छेद 323 के तहत जो है प्रस्तुत करते हैं। तो याद रखिएगा साथ में इसका अनुच्छेद भी कौन सा, 323 के तहत जो है राष्ट्रपति के समक्ष संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो बताइए दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह जो है राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में दिया गया है। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 316 में इसका प्रावधान दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आज की क्लास में मोस्ट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे इसकी क्लास 20 लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।